हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का दोस्त, आप सभी का बड़ा भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट साइड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सभी को पढ़ना है पॉलिटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है संविधान में संशोधन। हमें इस चैप्टर में संविधान के संशोधन के बारे में पढ़ना है और संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, हम लोग आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। हमारे पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, हमको पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। आइए देख लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है संविधान का संशोधन, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो है संविधान की आधारभूत संरचना, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक संशोधन के प्रकार, ठीक है। पांचवा टॉपिक संशोधन के प्रकार की विस्तार से व्याख्या। ये 5 टॉपिक्स हमको पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, बहुत ही क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, बस आप सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है संविधान का संशोधन। हमें इस टॉपिक को समझने के लिए इन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, आइए जानते हैं। किसी भी लिखित संविधान की तरह भारत का संविधान बदलती परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं में संशोधन अथवा बदलाव करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इस पॉइंट का क्या कहने का अर्थ है, इस पॉइंट का अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाहता है, आइए जानते हैं। तो ये कह रहा है हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है बदलती परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं में संशोधन यानी कि बदलाव करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आइए जानते हैं। भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है ना दोस्तों, वह अमेरिका की संविधान की तरह ना ही जटिल है और ना ही ब्रिटेन की संविधान की तरह लचीली है। समझ रहे हो आप सभी, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है अमेरिका के संविधान की तरह ना ही जटिल है और ना ही ब्रिटेन की संविधान की तरह लचीली है। फिर कैसा है, आइए जानते हैं अगले पॉइंट में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही जटिल है, बल्कि ये कैसा है, दोनों का मिश्रण है। यहाँ जहाँ किया लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे या रहेगा, ये वाला या, ठीक है दोस्तों। आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा अगला पॉइंट। आइए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। भारतीय संविधान भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधन करने और संसद की शक्तियों का प्रावधान करता है, जिसके माध्यम से संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, खत्म कर सकती है, जोड़ भी सकती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो सांसद लिखा हुआ है, यहाँ पे संसद रहेगा, पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। अब आइए इन तीनों को अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे जो भारत का संविधान है उसमें एक भाग है 20 में एक अनुच्छेद है 368, उसके अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। समझ में आ गया। और अनुच्छेद 368 यह भी बताता है, संसद की शक्तियों के बारे में बताता है दोस्तों। संसद की शक्तियों का प्रावधान भी करता है, जिसके माध्यम से आप सभी को बताया ना, प्रावधान करता है, संसद की शक्तियों का प्रावधान करता है। उसी शक्तियों के माध्यम से संसद जो है संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, खत्म कर सकती है और जोड़ भी सकती है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 20 है, ठीक है। भाग 20 का एक अनुच्छेद है, उसके अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है और संसद की शक्तियों का भी प्रावधान करता है अनुच्छेद 368, जिसके माध्यम से संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, खत्म कर सकती है, जोड़ सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। संसद संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है। आधारभूत संरचना को छोड़ करके संसद हर एक प्रावधान में, हर एक आर्टिकल में, हर एक चीज में संशोधन कर सकती है। यानी कि दोस्तों, संविधान के आधारभूत संरचना को छोड़ करके संविधान में, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। आधारभूत संरचना की संकल्पना 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस में दी गई थी। इसका क्या कहने का अर्थ है दोस्तों, आइए जानते हैं। केशवानंद भारती एक केस था दोस्तों। इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में कहा कि जो है ये आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जाएगा। कब कहा था और किस केस में कहा था, किसने कहा था? केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में कहा था कि आधारभूत संरचना में संसद संशोधन नहीं कर सकती है।
अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे अगले पॉइंट में, ठीक है दोस्तों। अगले पेज में हम इसको डीपली पढ़ लेंगे, आधारभूत संरचना क्या होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की आधारभूत संरचना, ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं संविधान की आधारभूत संरचना होती क्या है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसका क्या कहने का है दोस्तों? वर्तमान समय में ऐसा है दोस्तों, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आधारभूत संरचना टच भी नहीं कर सकती हमारी संसद, संशोधन की बात ही छोड़ो। समझ में आ गया? यानी कि दोस्तों वर्तमान में ऐसी स्थिति है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है संसद, ठीक है। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। और संविधान की आधारभूत संरचना को सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताता है और परिभाषित करता है। यानी कि दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वह बताता रहता है कि कौन कौन सी आधारभूत संरचना हमारे संविधान के भाग में है, बताती रहती है, परिभाषित करती रहती है दोस्तों। एक बार फिर से, संविधान की आधारभूत संरचना को सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताता रहता है और परिभाषित करता रहता है। यानी कि संसद को बताता रहेगा, सभी लोगों को बताता रहेगा कि ये है जो है, ये जो है हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है, आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, यही बताता रहता है सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्न पहलू संविधान के आधारभूत संरचना माने जाते हैं। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट में। दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट संविधान की आधारभूत संरचना है। पहला क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर रहेगा, इसे कोई नहीं खत्म कर सकता। दूसरा, देश की संप्रभुता, देश की विशालता, देश बहुत बड़ा है, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है? सरकार का लोकतांत्रिक चरित्र। 5 साल में चुनाव होता है तो 5 साल में ही होगा, ऐसा नहीं है कि मोदी कह दे कि हम चुनाव नहीं करेंगे या फिर हम जो है 5 साल में नहीं 2 साल में करेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। चौथा क्या है? देश का गणतांत्रिक लिखा हूँ लेकिन गणतांत्रिक है, रिपब्लिक कैरेक्टर, ठीक है दोस्तों। देश का रिपब्लिक कैरेक्टर, देश का लोकतांत्रिक चरित्र। जनता द्वारा वोट डाला जाता है, चुनाव होता है और जनता द्वारा ही डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोदी कह दे आज से मैं प्रधानमंत्री बना ही रहूँगा, हमें जनता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। पांचवा क्या है? संविधान की संघीय चरित्र। देश में केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है, दोनों होती है, ठीक है दोस्तों। छठवां क्या है? संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ठीक है। कोई भी धर्म को मान सकते हो या आपकी स्वतंत्रता है। लोग हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, मुस्लिम, सिख, ये सब नहीं चलेगा। ये हमारी संविधान जो है ये धर्मनिरपेक्ष चरित्र है इसका। आप यहाँ पे किसी भी धर्म की पालना कर सकते हो, आप मान सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप सभी को धर्म के अबाउट में किसी को गाली गलौज नहीं करना है। आइए अगला देख लेते हैं, और भी हैं दोस्तों। सातवां, संविधान की एकता और अखंडता। देश के लोगों में होती है एकता और देश के खंडों में होती है अखंडता। आठवां क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। देश का कल्याणकारी चरित्र। गरीबों के लिए कार्य करेगी सरकार, करती भी है दोस्तों, लेकिन कुछ सालों से नहीं कर रही है। न्यायिक पुनर्विचार। कोई भी कानून को दोबारा चेक किया जा सकता है। कौन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए संसद ने कोई गलत कानून बना दिया, कोई गलत नियम बना दिया, तो उसके लिए न्यायिक पुनर्विचार यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसे चेक कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है दोस्तों। 10वां क्या है? व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। व्यक्ति की मर्जी कुछ भी करे। यानी कि दोस्तों इसका क्या कहने का मतलब है, आपकी गरिमा, किसी भी व्यक्ति की गरिमा, आपकी गरिमा और आपकी स्वतंत्रता, आप मोदी के सामने उनको नमस्ते करो या फिर मत करो, ये आपकी स्वतंत्रता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। तो हमारा 11वां पॉइंट क्या कहता है? संसदीय व्यवस्था। लोकसभा में चुना जाएगा, ठीक है, लोकसभा में चुना जाएगा और लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। यानी कि दोस्तों हमारी वोटिंग होती है, जो हमारा चुनाव होता है, लोग जो है लोकसभा में वोट डालते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं प्रधानमंत्री जो होंगे वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा हूँ मैं? जो प्रधानमंत्री होंगे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो और लोकसभा उनको गिरा दे, उनके प्रति जिम्मेदार रहती है, सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए 12वां पॉइंट क्या कहता है? कानून का शासन। कानून के आधार पर ही कार्य होगा।
कानून के ही आधार पर ही कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी जो चाहे जो करे। केस इस तरीके से लड़ना है, मुकदमा इस तरीके से चलना है, तो ऐसे नहीं चलाएंगे, अपने हाथ ओर से चलाएंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं है। 13 पॉइंट क्या है दोस्तों, 13वां वाला, सा, समानता का सिद्धांत। भारत के सारे लोग बराबर हैं। आज के टाइम पे ऊंच नीच करते हैं, या गलत है, ये संविधान के नज़र में गलत है। तो ऐसा नहीं करना आप सभी दोस्तों, अगर आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। और भी सारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ठीक है। निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव। फ्री चुनाव होगा, जिसकी मर्जी उसको वोट करो। और ये 70 वाली लेके मत काम करो, अपने ही अनुसार सरकार को चुनो, आपको जो अच्छी लगे, आपके बच्चे को शिक्षा दे सके, ठीक है। ये आपकी मर्जी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फ्री चुनाव होगा, जिसकी मर्जी, फ्री चुनाव होगा जिसकी मर्जी जिसको वोट डाले। आप उनको देख कर वोट डालिए कि हमारे बच्चों के लिए ये क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे फैमिली के लिए क्या करेंगे, और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा काम, हमारे देश के लिए क्या करेंगे। आज के टाइम पे बाकी सारे देश बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब देख के आपकी मर्जी, आपको पैसा नहीं देना है, ना ही आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, आपकी स्वतंत्रता, आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 15वां क्या कहता है, आइए जानते हैं 15वां टॉपिक क्या कहता है। 15 पॉइंट क्या कहता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका किसी की गुलामी नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब न्यायपालिका ही होती हैं। इन पर मोदी का कोई कंट्रोल नहीं, क्या योगी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये न्याय देखकर उसी पे ही, मतलब अन्याय को खत्म करने का काम करती है, इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। आप निर्दोष है तो आपको निर्दोष ही बताया जाएगा, आप गुनहगार हैं तो आप गुनहगार ही माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये है, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उनकी स्वतंत्रता है, स्वयं की स्वतंत्रता है, ये किसी का गुलाम नहीं होती है न्यायपालिका, ठीक है। 17वां क्या है दोस्तों, 16वां क्या है दोस्तों, न्याय तक प्रभावी पहुंच, ठीक है दोस्तों। न्याय सबको मिलेगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, न्याय सबको मिलेगा। मैं करूं या फिर आप करो, आप गरीब हो, हम अमीर है, हम गरीब है, आप अमीर हो, आपको भी वही स्वतंत्रता मिलेगी, वही न्याय मिलेगा, वही मुझे भी मिलेगा। पैसे में नहीं मिलेगा, फ्री में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 17वां क्या है, आइए जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा सकती है, लेकिन उनकी शक्ति को कम नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। 18वां क्या है, आइए जानते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा। एक दूसरे में टांग नहीं अड़ा सकते हैं ये तीनों आपस में, ठीक है दोस्तों। न्यायपालिका खुद में स्वतंत्रता है, कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं है, उन पर भी कार्रवाई हो सकता है न्यायपालिका के अनुसार, ठीक है। और विधायिका में तो आप सभी को पता ही होगा, विधायिका में कानून बनता है, ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उस कानून में जो कमी होती है उसको सुधारती है। और न्यायपालिका में बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे थे आधारभूत संरचना। आई होप, मुझे आशा और उम्मीद दोनों है दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर आप देखिएगा, और पार्ट 2 को ज़रूर देखना दोस्तों। पार्ट 2 में मैं बाकी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसी तरीके से, और मैं कोशिश करता रहूँगा इससे भी अच्छे तरीके से मैं समझाऊँ। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी बाहर रह रहे हो या फिर घर पे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, बस इतना ध्यान में रखना कि अपने मम्मी पापा का जो पैसा आ रहा है उसको यूज करो, ऐसी जगह पे यूज करो जिससे उसे फ़ायदा हो सके। आपकी मम्मी पापा ने इतने मेहनत से जो कमाया है, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप सभी पढ़ते रहो, हम ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम आपके फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हम इंस्पायर होंगे आप सभी से, ठीक है। हमको भी मन करेगा आप सभी के लिए कुछ करने का, और हम वैसे भी करते रहेंगे, हमको कुछ मिले या ना मिले, ठीक है दोस्तों। लव यू टू ऑल, बाय। पार्ट 2 को जरूर देखना।